हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के सितंबर माह के जो एडिशन है ना, उसके हम लोग पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि पार्ट 1 में हमने आपको खेल कूद तक पढ़ा दिया था। अब हम लोग कहने का मतलब है कि अब पार्ट 2 में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, अस्मरणीय तथ्य, जो याद करने वाली चीज़ें होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOFCC ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और खरमोर संरक्षण के अगले चरण के लिए 56 करोड़ मंजूर किए हैं। ठीक है, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उन्होंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और खरमोर संरक्षण के अगले चरण के लिए 56 करोड़ मंजूर किए हैं। ठीक है, ये योजना के बारे में बताते हैं कि 2016 में यह बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट, जिनके लिए जुलाई 2018 में MOEFCC, ठीक है, राजस्थान वन विभाग और WII के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इन तीनों पक्षों द्वारा संचालित परियोजना के भाग के रूप में 2 GBI संरक्षण प्रजनन केंद्र और एक लेसर फ्लोरिकन केंद्र क्रमशः राजस्थान के सम रामदेवरा संरक्षण में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिनका वैज्ञानिक नाम ऑडियोनोटिस आइग्रेसेप्स है, वर्तमान में IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये इनको बचाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। तो ये मतलब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इनके लिए 56 करोड़ मंजूर किए। ठीक है, अब आते हैं कि सेकंड, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2023-24 से 2030-31 तक की अवधि के लिए 6,003.65 करोड़ की लागत से अनुमोदित किया है। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है ना, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, और क्वांटम प्रौद्योगिकी में एक नवीन पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है। ठीक है, चलिए, एक और थर्ड पॉइंट है, 1 जुलाई 2024 से दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित 3 आपराधिक कानून जो है 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। 3 आपराधिक कानून जो है संसद में पारित हुआ था, उसको लागू किया गया। देखिए, ये है कानून जो मैं बता रहा हूँ, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने क्रमशः भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया है। ठीक है, तो ये नए 3 कानून लागू हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, प्रोजेक्ट नेक्सस, जिसका भारत संस्थापक देश और प्रथम प्रस्तावक देश है। इसमें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन के 4 देश शामिल है। ठीक है, इसमें 4 देश शामिल है। ये प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? देखिए, प्रोजेक्ट नेक्सस जो है ना, एक घरेलू त्वरित भुगतान प्रणाली यानी MFPS को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने की बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इसमें क्या होता है कि भारत सहित दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन, जो आसियान के 4 देश जो है ना, मलेशिया हुआ, फिलीपींस हुआ, सिंगापुर और थाईलैंड के FPS को नेक्सस के माध्यम से आपस में जोड़ा जाएगा। गौर मतलब है कि प्रोजेक्ट नेक्सस की संकल्पना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के इनोवेशन हब द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये मतलब क्या है कि खुदरा व्यापार को जो भुगतान होता है ना, वो आसानी से हो सकता है मतलब इन देशों में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि
5 जुलाई 2024 को ऑफशोर की स्थिति देखने को मिली। ऑफशोर होता क्या है? देखिए, पृथ्वी हर वर्ष जुलाई में ऑफशोर अवस्था में पहुंचती है। इस वर्ष यह 5 जुलाई को हुआ। यह पृथ्वी की कक्षा में वह बिंदु है जब सूर्य जो से वो सबसे दूर होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ये हर वर्ष जो होता है ना, एक दिन ऐसा होता है जहाँ पे पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है। तो पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 152.1 मिलियन किलोमीटर होती है ऑफशोर पर। ठीक है, 6 पॉइंट। अभी हाल में रिपोर्ट्स मिला है कि दिल्ली में पिछले 5 वर्ष की तुलना में इस वर्ष डेंगू के अधिक मामले सामने आए हैं। तो डेंगू की जांच के लिए एक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है एलिसा टेस्ट। ठीक है, डेंगू वायरस के बारे में जान लीजिए। डेंगू वायरस जो होता है ना, मादा एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। जो मादा एडिज मच्छर जो होता है ना, वो काट लेता है तो डेंगू वायरस हो जाता है। डेंगू बुखार का पता लगाने के लिए IgG एंटीबॉडी टेस्ट और NSI एंटीजन टेस्ट किए जाते हैं। दोनों ही एलिसा किट के जरिए किए जाते हैं, इसलिए इसे एलिसा टेस्ट कहा जाता है। चलिए 7वां पॉइंट। हाल ही में राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र जो है प्रदान किए। देखिए, स्वतंत्रता के बाद पहले 3 वीरता पुरस्कार यानी परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को स्थापित किए, जो 15 अगस्त 1947 से प्रभावी मानी गए। ठीक है, जनवरी 1967 में 3 वीरता पुरस्कारों, देखिए दिमाग में सोचिएगा, 3 वीरता पुरस्कारों यानी अशोक चक्र श्रेणी 1, अशोक चक्र श्रेणी 2 और अशोक चक्र श्रेणी 3 का नाम बदल के रखा गया अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। अब इन पुरस्कारों को वीरता क्रम हो गया है कि परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र। इस तरह अब वीरता ये पुरस्कार का क्रम अब डिसाइड कर दिया गया है। ठीक है, मतलब 10 कीर्ति चक्र है और 26 शौर्य चक्र है जो पुरस्कार मिलते हैं। उसको 8वां नंबर पॉइंट। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 30वें थल सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला है। यानी अगर पूछा जाए थल सेना प्रमुख अभी कौन है भारत के, तो इनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। यानी जनरल उपेंद्र द्विवेदी है अभी थल सेना के प्रमुख है। चलिए, तो इनके बारे में जान लेते हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इनसे पूर्व जनरल मनोज पांडे के स्थान पर थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। यानी पहले मनोज पांडे थे, अब आगे है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, थल सेना प्रमुख है। 9 नंबर। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सील नागू को नियुक्त किया गया है। यानी पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के जो अभी मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका नाम है न्यायमूर्ति सील नागू। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। और ये आपको जानकारी बता दें, भारत में 25 उच्च न्यायालय यानी 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, चलिए मैंने आपको अब 9 पॉइंट बता दिए। 10वां पॉइंट। हाल ही में नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य यानी SDG भारतीय सूचकांक में केरल और उत्तराखंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यानी विकास लक्ष्य जो डिसाइड किया गया था उस लिस्ट में केरल और उत्तराखंड का शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा SDG भारतीय सूचकांक के 4थे संस्करण में केरल उत्तराखंड जो है 79 अंक के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य है। और आपके बिहार जो है ना सबसे निचले स्थान पे 57 अंकों के साथ। इसका पहला संस्करण 2018 में प्रकाशित हुआ था। यानी अभी तक 4 मतलब जो है SDG भारतीय सूचकांक प्रकाशित हो चुका है और उसमें तो ये 4था संस्करण था। चलिए 11वां नंबर। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय जेन AI कॉन्क्लेव जेन AI कॉन्क्लेव केरल में आयोजित किया गया।
अब ये क्या होता है इसके बाद सुन लीजिए। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय जेन AI कॉन्क्लेव केरल सरकार द्वारा IBM के सहयोग से 11-12 जुलाई 2024 तक ग्रैंड हयात मलुकाड कोची में आयोजित किया गया। चलिए 12वां क्वेश्चन क्या है। हाल ही में बिहार राज्य की पुलिस अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में पहली बार 3 ट्रांसजेंडर ने परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। इनका नाम है मधु कश्यप सहित रोहित झा और बंटी कुमार। ये तीनों ट्रांसजेंडर है जिन्होंने BPSC द्वारा BPSSC द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करके राज्य में SI पदों के लिए अर्हता पास की है। ये बिहार के ट्रांस समुदाय के लिए पहली बार है। पिछले वर्ष किए गए बिहार जाति सर्वेक्षण के अनुसार बिहार राज्य में 40,827 ट्रांसजेंडर है। बहुत ही अनमोल आंकड़ा है ये। ठीक है, चलिए अब 13वां क्वेश्चन क्या है। गौतम गंभीर किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को पूर्व क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया। ये तो आपको पता है, गौतम गंभीर को किया गया। इन्होंने राहुल द्रविड़ का स्थान लिया है और इनका पद जो है दिसंबर 2027 तक रहेगा। चलिए अब आते हैं 14वां क्वेश्चन। भगवान जगन्नाथ की 147वीं वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव इस वर्ष 2 दिनों तक आयोजित की गई। अब इनके बारे में जान लीजिए। आमतौर पे एक ही दिन में आयोजित होने वाला यह उत्सव 7 और 8 जुलाई को 2 दिन तक आयोजित किया गया। गौर मतलब है कि इस यात्रा का 2 दिवसीय आयोजन 53 वर्ष के बाद हुआ है। 1971 में इसका 2 दिवसीय आयोजन किया गया था। जगन्नाथ रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की प्रतीकात्मक यात्रा है। तो हम लोगों ने 14 क्वेश्चन आज पढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। टोटल हाँ, अब आते हैं। हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। 15वां क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी उड़ीसा की 4 दिवसीय यात्रा के दौरान उदयगिरी गुफाओं की मतलब दौरा किया। देखिए यह बहुत ऐतिहासिक महत्व है उदयगिरी गुफाओं का। क्यों है इसमें बताते हैं आपको। उदयगिरी की जो गुफा है ना, ब्राह्मी लिपि में खुदे हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। यानी इस यहाँ पे ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और ये खुदे हाथी गुम्फा शिलालेख। इस शिलालेख में उड़ीसा के प्राचीन नाम कलिंग के महान सम्राट खारवेल द्वारा किए गए विभिन्न सैन्य अभियानों का विवरण है। इस शिलालेख में एक राजा थे उड़ीसा के, बहुत ही महान उड़ीसा के प्राचीन नाम, जो उड़ीसा का पहला नाम कलिंग था ना उड़ीसा का नाम, उसके महान सम्राट खारवेल के द्वारा जो अभियान वो चलाए थे उसके बारे में लिखा गया इस शिलालेख में, ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, तो अब हम लोगों ने भारत देश का 15 जो स्मरणीय तत्व पढ़ा दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय के बारे में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ भी 15 क्वेश्चन है। तो हाल ही में जारी लैसेट रिपोर्ट के अनुसार भारत के दिल्ली शहर में हर वर्ष होने वाली मौतों में लगभग 11.5% यानी 12,000 मौत केवल वायु प्रदूषण के कारण होती है। भाई साहब, यानी दुनिया का जो 11.5% यानी 12,000 मौत सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण हो रहा है भारत के दिल्ली शहर में। बहुत मतलब मुश्किल बात है, मतलब मुश्किल चिंता वाली बात है ये कहने का मतलब है कि इस अध्ययन में कहा गया था लैंसेट के अनुसार कि जो 10 शहर हैं, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, मुंबई, शिमला और वाराणसी, हर वर्ष 33,000 अधिक मौत सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण होते हैं, जिसमें से 12,000 तो सिर्फ दिल्ली में ही हो जाती है। चलिए, अब हाल ही में SCO शिखर सम्मेलन के राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक
जो है ना अस्ताना यानी कजाकिस्तान में आयोजित की गई थी। तो इनके बारे में सुन लेते हैं कि हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में किया गया था। गौर मतलब है कि एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में हुआ था। वर्तमान में इसके जो सदस्य देश हैं भारत हुआ, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस है। बेलारूस 4 जुलाई 2024 को 10वें सदस्य देश के रूप में एससीओ में शामिल हुआ था। ठीक है, और 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान जो है ना पूर्णकालिक सदस्य हैं। रूस भी एससीओ में शामिल हो गया है और अफगानिस्तान और मंगोलिया को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। ठीक, ये बात है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, बांग्लादेश की नौसेना ने भारत के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये एक समझौता जो हुआ है ना रक्षा उपकरण की खरीद के लिए, भारत द्वारा बांग्लादेश को $500 मिलियन की ऋण सहायता के तहत हस्ताक्षरित होने वाला एक प्रमुख अनुबंध है। देखिए भारत कितना सहायता दे रहा है बांग्लादेश को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, एक मिशन है, इसका नाम है एक्सियोम 4 मिशन जो है, इसके तहत भारत ने अपने 4 वेल ट्रेंड यानी प्रशिक्षित गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 को इस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए चुना है और इसको नासा और एक अमेरिकी कंपनी एक्सियोम द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया था। तो इसके बारे में सुन लीजिए अच्छे से विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने 4 प्रशिक्षित गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 को इस वर्ष अमेरिका की नासा के साथ मिलकर एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के एक मिशन के लिए चुना है। इस मिशन पर केवल एक ही। चलो दोस्तों, फिर से स्टार्ट करते हैं। कुछ मिनट का ब्रेक लिया था मैंने, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं नहीं होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि एक्सियोम मिशन जो था वो नासा और एक निजी अमेरिकी कंपनी एक्सियोम स्पेस का चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हाल ही में ओरान नोल्सन जो ब्रिटेन के हैं, ओरान नोल्सन, इनका मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए सफल मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया है। यानी इनको मिर्गी का दौरा आता था तो इनके लिए इनका यानी ब्रेन का एक प्रत्यारोपण किया गया था। ठीक है, जो बहुत ही मुश्किल काम होता है क्योंकि ब्रेन की केस में बहुत ज़्यादा मौतें होती है। तो इनका एक सफल मस्तिष्क प्रत्यारोपण हुआ था। इनको बहुत मिर्गी के दौरे आते थे। इनका नाम है ओरान नोल्सन। इनका देखिए एक था इनका कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन यानी DBS, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन DBS डिवाइस, जो मस्तिष्क में गहरे तक विद्युत संकेत भेजती है। नोल्सन के दिन के समय होने वाले दौरे को 80% सफलतापूर्वक कम कर दिया। बताइए, पूरा दिन जो उनका दौरा पड़ता था ना उसको 80% कम कर दिया। एक डिवाइस लगाया गया उनके, वो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जो मस्तिष्क में गहरे तक विद्युत संकेत भेजती है। मिर्गी जो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके कारण बार बार दौरे पड़ते हैं। यह मस्तिष्क में असमान विद्युत गतिविधि के कारण होता है। जो हमारे ब्रेन में जब मतलब एक असमान, नॉर्मल नहीं, असमान विद्युत गतिविधि जब होने लगती है तो होता है। 2012 के लैसेट रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति 1000 लोगों में से 3 से 11.9 लोग मिर्गी से पीड़ित हैं। ठीक है, चलिए अब हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में कीर स्टारमर ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और ये लेबर पार्टी से संबंधित है। ये यूनाइटेड किंगडम की बात है। वहाँ पे नए प्रधानमंत्री जो है ना कीर स्टारमर बने हैं और ये लेबर पार्टी से संबंधित है। 5 जुलाई 2024 को यूनाइटेड किंगडम की लेबर पार्टी विजयी हुई है। कीर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बने हैं।
और इसने कंजर्वेटिव पार्टी के 14 वर्ष के शासन के बाद वापसी की है। बताइए। चलिए 7वां क्वेश्चन है, कनाडा में पहली बार किसी महिला को देश के शीर्ष सैनिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इनका नाम है, एक इंजीनियर थी पहले, सैन्य इंजीनियर कैरिगनन को शीर्ष सैनिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है। पहली बार कनाडा में ऐसा हुआ है, तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए सही है भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, इसमें है कि हाल ही में प्रसिद्ध उपन्यासकार, इनका नाम है इस्माइल कदारे का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया और ये अल्बानिया देश से संबंधित हैं। अल्बानिया के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार इस्माइल कदारे का निधन हो गया। ये इसलिए फेमस हैं कि इनका एक पुस्तक आया था, उपन्यास आया था, द जर्नल ऑफ डेड आर्मी, काफ़ी फेमस हुआ था। ठीक है, और 2023 में इन्हें फ्रेंच राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो ने ग्रैंड ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर की उपाधि से सम्मानित किया था। ये इस्माइल कदारे को, इनका बुक था द जर्नल ऑफ द डेड आर्मी, बहुत बढ़िया किताब था ये। चलिए 9 नंबर है, कोटा भारू, जो हाल ही में ईस्ट कोस्ट रेल लिंक के लिए चर्चा में था। ये जो है ना अमेरिका में, मलेशिया में स्थित है कोटा भारू। इनके बारे में जान लेते हैं कि पूर्वी तटीय रेल लिंक ECRLL मलेशिया के उत्तर पूर्वी तट के निकट केलंतन नदी पर स्थित कोटा भारू को देश के पश्चिमी तट पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मलक्का जलडमरू मध्य पर स्थित पोर्ट क्लेगो से जोड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत फेमस था कोटा भारू। 10वां क्वेश्चन है कि आगामी होने वाली जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप है, इसकी मेजबानी जो है ना सिंगापुर को सौंपी गई है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी, यह प्रतियोगिता 20 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में आयोजित की जाएगी। चलिए 11वां क्वेश्चन है, 4 जुलाई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका का 248वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। बताइए, 248वां स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई 2024 को। 12वां क्वेश्चन है, आगामी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका उत्तर है बाकू, अजरबैजान। देखिए 11 से 22 नवंबर 2024 के बीच में कोप 29 का आयोजन बाकू, अजरबैजान में किया जाएगा। ठीक है। अब 13वां क्वेश्चन है कि हाल ही में वाशिंगटन डीसी में 11 जुलाई 2024 को नाटो की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। नाटो में 32 देश शामिल हैं। इस समूह में सबसे अभी न्यू सदस्य जो बना है वो स्वीडन बना है नाटो का देश। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यानी रूस ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश की यात्रा के दौरान सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल यानी रूस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया है। ये पुरस्कार की घोषणा 2019 में ही की गई थी। चलिए 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा चितवन राष्ट्रीय उद्यान, ये नेपाल में अवस्थित है। नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये अब देखिए चर्चा में क्यों रहा था, इसलिए रहा था कि नेपाल के चितवन क्षेत्र में जब भूस्खलन हुआ था ना, तो त्रिशूली नदी में 2 बस के बह जाने के बाद 7 भारतीय नागरिक सहित 65 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये क्षेत्र चितवन राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है और 1973 में नेपाल के पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, हम लोगों ने आज कहने का मतलब है कि स्मरणीय तत्व को पूरा पढ़ा। अब और काफ़ी चीज़ें आती हैं, इसमें देख लेते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट लाइन है हम उसको अच्छे से कवर करने का प्रयास पूरा करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। और भी कुछ हैं तो उसको हम लोग करेंगे।
चलिए अब आते हैं सार संग्रह पे। इसको हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में करेंगे।